स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशनल पॉइंट्स में। तो एक इस मैथमेटिक्स क्लास 12th की सीरीज़ में हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, जिससे उनका बोर्ड एग्ज़ाम का और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जो इस YouTube चैनल के माध्यम से बच्चे चीज़ें आसानी से नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए तो और बेनिफिशियल है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है आपकी, टोटल 9 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि यदि हर एक रो, ठीक है, और हर एक कॉलम, मतलब दोनों में से कोई एक अगर जीरो हो जाता है तो जो वैल्यू आता है डिटर्मिनेंट का वो जीरो होता है। यानी हम कह सकते हैं इफ each element in a row or in a column of determinant is zero, if each element in a row or in a column of determinant is zero, then the value of the determinant is zero। ठीक है, यानी अगर डिटर्मिनेंट दिया रहे हमारे पास, सपोज डेट हमने लिया है यहाँ पर A1 है, B1 है, C1 है, और इसका एक रो हमने ज़ीरो कर दिया है, सेकेंड रो, और ये आपका है A3, B3, C3। अगर इस टाइप के अगर दिए रहते हैं हमारे पास, डिटर्मिनेंट दिए रहेंगे, तो ये जो होता है ये मतलब ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। प्रूफ करना चाहे तो आप देख सकते हैं, अगर A1 उठा रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। B1 उठाते हैं तो इसमें और इसमें, इन दोनों में सब में क्रॉस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। C1 उठाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओवरऑल जो आ जाएगा डिटरमिनेंट हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी, कहता है कि मान के चलते हैं अगर एक साइड में दे दे, यानी रो जो होगा, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास दिया है, जो ये पोर्शन होता है ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, और इसका जो एक साइड वाला पोर्शन है अगर ये जीरो दे दे तो क्या होगा, ये जीरो दे देगा तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो जो भी आती है वो आती है जीरो। यानी इफ ईच element on one side of the principal diagonal of a determinant is zero, then the value of the determinant is the product of the diagonal elements। यानी अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सपोज डेट ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, A1 है, B1 है, C1 है, और आपका जीरो है B2, C2, ये भी जीरो है, C3 है। तो यहाँ जो ये पोर्शन होता है इसको कहते हैं डायगोनल। ठीक है, ये जो पोर्शन है डायगोनल है।
अगर इसके एक साइड में अगर जीरो वैल्यू दे रहे तो ये जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब ये जो डायगोनल होता है, डायगोनल का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा मतलब डिटर्मिनेंट होगा। सपोज डैट, क्योंकि अगर हम इस पोर्शन की बात उठाते हैं A1 के लिए तो ये तो बचा रहेगा ना, खाली ये जीरो होगा। B1 उठाएंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। C1 जब उठाते हैं तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो यानी सिर्फ हम बात करते हैं यहाँ A1 बात करते हैं, A1 की जब बात करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसके लिए अगर देखें हम तो इसके लिए आ जाता है आपका A1, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा यानी B2 C3 होगा और माइनस ये जीरो हो जाएगा। तो टोटल जो निकल कर के आएगा वो डायगोनल ही होगा, B2 C3 होगा। तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, ये अगर एक साइड अगर जीरो दिया रहे तो ये क्या होगा, ये हमारा आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी हो गए, बढ़ते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिया रहे और उसमें कोई चेंज ना हो रो और कॉलम में, तो क्या हो सकता है, यदि दोनों में चेंज ही नहीं होगा तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। मान के चलते हैं अगर रो और कॉलम एक ही जैसा है तो अगर डिटर्मिनेंट जैसे अनचेंज्ड है तो रो और कॉलम भी क्या होगा, इंटरचेंज कर देंगे। क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं इसको। यानी सपोज डैट थर्ड नंबर प्रॉपर्टी कहता है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट remains what, remains unchanged if its rows and columns are interchanged। सपोज जैसे एक डिटर्मिनेंट लिया हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, आप देख सकते हैं ये जो डिटर्मिनेंट है ये चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देते हैं कि ऐसे डिटर्मिनेंट को जब ये मतलब ऐसे और इसमें कोई वैल्यू जीरो और नहीं दिया रहता है तो हम क्या कर देते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ऐसे लिख देते हैं A1 B1 C1, फिर ये वाला पोर्शन जो होगा A2 B2 C2 सॉरी A2, हाँ ठीक है, फिर से A3 B3 C3, ए वाला एक साथ आ गया, बी वाला एक साथ आ गया, सी वाला एक साथ आ गया। तो यहाँ पर रो जो है वो रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये दो पोर्शन हो गया। अब ये करने के बाद हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो आपके पास मिल करके आएगा व्हाट, आप सॉल्व कर देंगे A1 के लिए। जब A1 के लिए कर देंगे तो आपका आ जाएगा B2 C3 हो जाएगा, माइनस C2 B3 हो जाएगा, माइनस A2 और ये आप क्रॉस करो B1 C3 माइनस C1 B3 और ये प्लस का साइन A3 हो जाएगा और A3 के बाद से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी B1 C2 ये माइनस C1 B2, ये पोर्शन आ जाता है आपका। सॉल्व करने के बाद टोटल जो हमारे पास मिलता है वो मिलेगा A1 B2 C3 माइनस A1 B3 और C2 माइनस A2 B1 C3 प्लस A2 B3 C1 A3 B1 C2 और माइनस A3 B2 C1, ये आपका आ जाता है पोर्शन। अब हम क्या करते हैं, ये रो चेंज करने के बाद हमने देख लिया और हम मिला करके अगर इंटरचेंज नहीं भी करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं
तो ये दोनों सेम ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी 3 हो गया। बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है, सपोज डैट कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसका सिर्फ 2 कॉलम या रो में से चेंज नहीं हुआ है, तो सेम एज इट इज़ है, तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करेंगे लेकिन माइनस साइन के साथ करते हैं, जो आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि इफ़ एनी 2 रोज एंड और कॉलम्स of a determinants are interchanged then the value of determinant changes by माइनस साइन ओनली। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू होगा वो चेंज करेंगे, माइनस साइन के साथ चेंज करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, सपोज डैट कि हमने लिया डेल, यहाँ पर पोजीशन लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये तो डेल हो गया। ठीक, एंड डेल्टा वन विद द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय, जैसे कि डेल्टा वन कोई हम निकाले हैं, डेल्टा वन विल बी ऑब्टेन्ड बाय सम डिटर्मिनेंट इज गिवन माइनस डेल्टा, then after interchange we can conclude that here our column 3 will interchange from first. Now C1 C2 C3 and B1 at remain and here A1 A2 A3, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा बाई R1 से हम इसको एक्सपेंड करते हैं और चेक करते हैं क्या मिलेगा। तो जब भी हम इस पोर्शन को जब एक्सपेंड करेंगे, यानी डेल्टा की जब हम बात करते हैं, तो डेल्टा हमारे पास आता है A1 आएगा, B2 आएगा, C3 आएगा, माइनस A1 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 प्लस A3 B1 C2 प्लस आपका आ जाता है A3 B1 C2 हो गया, प्लस आपका आता है A2 B3 C1 माइनस A3 B2 C1, ये हो गया डेल। और फिर डेल्टा वन जो आता है वो आपका आता है डेल्टा वन आ जाएगा, इसमें माइनस साइन के साथ कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2, एक साथ है A2 B1 C3 प्लस A3 B1 C2, और ये आपका एक और पोर्शन बचा है इसमें A2 B3 C1 फिर माइनस A3 B2 C1। आप देख सकते हैं जो डेल्टा आया वो माइनस डेल्टा वन आया। ये इसकी खासियत है कि जो डेल्टा वन आता है वो इंटरचेंज करते हैं तो माइनस डेल्टा वन आता है। ठीक है, ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसको आप अच्छे से कैप्चर कर लेंगे। और जो बुक कवर कर रहे हैं एम एल अग्रवाल की बुक में ये साफ साफ दिया हुआ है, उससे आप इसको और अच्छे से कैप्चर करेंगे। और दोस्तों एक और बात बता दें, ये जो डिटर्मिनेंट की जितनी प्रॉपर्टी है ना, वो रो और कॉलम के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं इसके आगे, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान देंगे, जीरो बनाना तो उसमें भी पड़ेगा, तभी जाके डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा। रो और कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं।
बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। फ्रेंड्स, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपका, इसमें दिया हुआ है कि अगर दिया रहे कि कोई दो पैरेलल लाइन है, कोई दो पैरेलल लाइन या तो रो या तो कॉलम, ठीक है, वो आइडेंटिकल आ जाए यानी एक जैसा आ जाए तो वैल्यू जो होगा वो डिटर्मिनेंट का 0 होता है। यानी इफ टू पैरेलल, यानी अगर रो भी दो दो ठो अगर रो एक जैसा है और दो ठो कॉलम एक जैसा है तो जो वैल्यू होगा उस डिटर्मिनेंट का वो 0 हो जाएगा। are identical, okay, then the value of the determinant is 0। वैल्यू जो होगा डिटर्मिनेंट का, यानी हमने लिया यहाँ सपोज करते हैं डेल, मान के चलते A1 है, A2 है, A3 है, ये भी अगर रे A1 है, A2 है, A3 है, और ये B1 B2 B3 ये हम अपने तरफ से लिख चल रहे हैं, ये आइडेंटिकल है दोनों, ये तो कॉलम हो गया ऑपरेशन। और मान के चलते हैं दिया रहे यहाँ पर 1 1 1 दिया रहे, 1 1 1 दिया रहा है, 3 4 5 दिया रहे, ये तो आइडेंटिकल है तो इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, सपोज दैट डिटर्मिनेंट गिवन है हमारे पास, A1 है, B1 है, C1 है, A2 B2 C2, ठीक, और यहाँ पर भी A1 है, B1 है, C1 है। ये जो दिया हुआ है ये पोर्शन ये आइडेंटिकल दिख रहा है क्योंकि ऊपर का रो और नीचे का रो 1 1 है, ठीक है, तो क्या ये डिटर्मिनेंट 0 होगा? अब सवाल है, तो सवाल को हल किया जाता है। जब हल किया जाता है तो A1 B1 C1 आता है और ये A1 B1 C2 आएगा, माइनस A2 B1 C1 आएगा, और ये आपका आता है A1 B1 C2 प्लस A2 B1 C1, माइनस करते हैं A1 B2 C1 करते हैं तो ये आपस में सब कट कुट के 0 दे देता है। अब सॉल्व कैसे होगा, उठाएंगे हम A1 को और इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी B2 C2 यहाँ B1 ये C1, माइनस का साइन B1 के साथ में, B1 के लिए यहाँ आपस में करेंगे, A2 होगा C2 होगा, A1 होगा C1 होगा, फिर C1 उठाएंगे प्लस C1, जब C1 की बात करते हैं तो इसकी आपस में करते हैं A2 B2 A1 B1, ठीक है, सॉल्व कर देंगे, कट कुट करके 0 आ जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि कोई भी रो और कॉलम दिया रहे डिटर्मिनेंट में, अगर वो मल्टीपल है एक दूसरे का, यानी कुछ दिया रहे के और उसका कुछ मल्टीपल है, तो जो भी नया डिटर्मिनेंट बनता है वो उसका के टाइम्स निकलता है, और वो जो भी निकलेगा वो उसकी वैल्यू निकलेगी, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है। यानी मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर सपोज डैट इसको लिख दिया जाए, इफ each element of row or what column of a determinant is multiple by the same number k
then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant ठीक है। यानी कोई भी रो और कॉलम दिया रहा है डिटरमिनेंट के पास, तो अगर उसके पास कुछ मल्टीपल हो के का, यानी मान के चलते हैं डिटरमिनेंट हमने ले लिया A1 है, B1 है, C1 है, A2 B2 C2, A3 B3 C3, मल्टीपल हमने लिया k टाइम्स, सेम एक ही साथ सब में ले लिया मल्टीपल, सारे में अगर k टाइम्स मल्टीपल ले लिया तो जो डिटरमिनेंट अगर हम बात करते हैं इसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा, मतलब जो पहले वाला हम लिए थे, सपोज डेल्टा वन मल्टीपल के बाद ले लिए, हम इसको अगर ऐसे ले लेते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तो ये जो डिटरमिनेंट आता है डेल्टा वन इक्वल टू होता है k डेल्टा, साफ जाहिर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है प्रॉपर्टी नंबर क्या कहता है 7, जैसे कि अगर कोई रो और कॉलम दिया रहे, गिवन रहे, जो टर्म दिया रहता है वो एज इट इज समेशन के फॉर्म में हो, यानी सम ऑफ टू रो हो सके या कॉलम हो सके, तो जो डिटरमिनेंट आएगा हम उसको लिखेंगे उसके रो और कॉलम के फॉर्म में, मतलब पहले से तो वो डिफरेंट ही आ जाता है जब हम उसको एडिशन करते हैं, सम करते हैं, ठीक है। जैसे कोई टर्म दिया रहा है A1 A2 B1 B2, तो हम क्या कर देते हैं, जैसे मान के चलते हैं इसको लिखना चाहे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant consist of what? Consist of sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants whose other rows or columns are not altered। सपोज डैट मेरे जो सेंस लिखा हमने, इसका सेंस ये है कि हमने डिटरमिनेंट लिया A1 प्लस D1, ठीक है, B1 C1, यहाँ है A2 D2, ये हमारा B2 C3 है, A3 D3, ये B3 C3 है, ये C2 होगा। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, इसको साफ सुथरा जो लिखना चाहेंगे वो हम लिख देंगे ऐसे, यानी डिटरमिनेंट बनाएंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ऐड कर देंगे, फिर से आ जाएगा D1 B1 C1, D2 B2 C2, D3 B3 C3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो जो फाइनली जो टर्म हमारे पास मिलेगा वो इस प्रकार का निकलता है, यानी डिटर्मिनेंट को तोड़ दोगे तो हमारा ये डेल्टा 1 निकल जाता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से अच्छा है इसको हम एज इट इज टर्म में लिख दें और अलग अलग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम आपस में जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ये आता है प्रॉपर्टी नंबर 7। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है कि अगर कोई हमारे पास दिया रहे, ये सिंपल साधारण सा दिया रहता है आपके पास, अगर डिटर्मिनेंट दिया रहे कोई इस टाइप का डिटर्मिनेंट दिया रहे, यानी पहले से हमने इसका रो जो है वो इंटरचेंज कर दिया। कुछ ये डिटर्मिनेंट इस प्रकार का रहा होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हमने ये जो पोर्शन है ये डिटर्मिनेंट हो गया, कुछ इस प्रकार का डिटर्मिनेंट रहा होगा और हमने इसमें जो इसका कॉलम है, कॉलम में जो सेकंड टाइप का कॉलम है उसमें मैंने के टाइम्स इसको मल्टीपल किया, यानी से मल्टीपल किया और मल्टीपल करने के बाद जोड़ दिया। तो मल्टीपल करने के बाद जब जोड़ दिए तो कुछ इस प्रकार का आ गया, A1 + KB2 A2 और A3 आ गया। ये भी मतलब पहले वाले कॉलम में हमने सेकंड वाले में कुछ मल्टीपल करके आपस में जोड़ दिया, जब सेम वो भी मल्टीपल किया और आपस में जब जोड़ दिया तो कुछ इस प्रकार का डिटरमिनेंट आ गया। जब हम उसको सॉल्व कर दिए तो ये हमारे पास पोर्शन उठ करके आ गया A1 A2 A3। जो इसका कॉलम था वो एज इट इज आ गया। तो प्रॉपर्टी 6 के बाद जो 6 प्रॉपर्टी था, छठा जो प्रॉपर्टी लिए थे, प्रॉपर्टी नंबर 6 से ये के टाइम्स मल्टीपल हो जाता था ये पोर्शन वाला, और ये डिटर्मिनेंट का पोर्शन आ गया था, ये ऑलरेडी डिटर्मिनेंट है। और जब हम इसका निकालते थे बाय प्रॉपर्टी 5th के द्वारा, यानी प्रॉपर्टी जो 5 कह रहा था, जब इस प्रकार के डिटर्मिनेंट यानी